वेलकम विद्यार्थियों, आप लोग सभी कैसे हैं? ऑनलाइन कक्षा का आनंद ले रहे हैं। अनलॉक 3 पूरे देश भर में 1 अगस्त से चालू हो गया है। जैसे आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत हुए होंगे। अभी कॉलेजेस और स्कूल्स 31 अगस्त तक और बंद रहेंगे, तो हमें ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लेना है। तो इसकी आदत हमें डालनी होगी। हम रोज़ जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको देखें, उनके कंटेंट को समझें, और यदि उसमें कोई समस्या आती हो तो हमसे आप डिस्कस कर लें। मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था और मैंने ग्रुप में उसको शेयर किया है। मेरी मेल आईडी मैंने उसमें दी है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन किसी तकनीकी कमी से वो डिलीट हो गया है। तो जो मैंने कल पढ़ाया था वो थोड़ा आज उसको जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल की कुछ अभिक्रिया हमने पढ़ी है। अब एक अंतिम अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मेन एग्जाम में भी पूछते हैं आपके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो है ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के अंदर 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं, एक द्वितीयक एल्कोहलिक समूह है। तो इसलिए जब ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण होता है तो अलग अलग उत्पाद बनने की संभावना है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी फर्क पड़ता है। आपने अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकारक कौन सा प्रयुक्त किया है, उस आधार के पर भी प्रोडक्ट्स जो है उनकी वैरायटी होती है, अलग अलग बनते हैं। हम ये जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि प्राथमिक एल्कोहलिक समूह जो होता है वो फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड के अंदर, और उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। जहां पर सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह होता है उसका ऑक्सीडेशन कीटोन ग्रुप में होता है। तो इस प्रकार से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इसमें पॉसिबल है। कुछ हाइलाइट्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से नोट करें, देखें। यदि ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन डाइल्यूट H2SO4 यदि हम यूज करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यदि आपने प्रयुक्त किया है, तब इसकी ऑक्सीडेशन से ग्लिसरिक एसिड, ये ऑक्सीकरण से उत्पाद बनता है, और टार्टोनिक एसिड। इफ यू यूज dilute H2SO4 as oxidizing agent, then the product will be the glyceric acid and the tartonic acid. The reaction proceed with the oxidizing agent concentrate H2SO4, then the main product will be your glyceric acid only. Again, if we take acidic potassium permanganate, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, यदि ये ऑक्सीकारक है हमारे पास, तो फिर ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीडेशन होगा तो उससे जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है ऑक्सैलिक एसिड एंड CO, carbon dioxide, final product. And if we take oxidizing agent bromine water,
यदि आपने ब्रोमीन वाटर जो है ऑक्सीकारक लिया है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड और फेंटन अभिकर्मक, फेंटन्स लिए हैं। फेंटन अभिकर्मक जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड और फेरस सल्फेट का मिक्सचर होता है। यदि ये आपने ऑक्सीकारक यूज किया है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है अल्फा एक्रोस। अल्फा एक्रोस बनता है, इसको हम बोलते हैं डीएल फ्रक्टोज, डीएल फ्रक्टोज। तो ये अभिक्रिया को हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये आपका ग्लिसरॉल है जिसके अंदर दो प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है, एक सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह है। क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है, यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हम जानते हैं इसका किसमें होगा, पहले CHO एल्डिहाइड में होगा। अगेन इसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो CHO का फिर COH में होता है। नेक्स्ट इसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये आपका ग्लिसरिक एसिड कहलाता है और इसको टार्टोनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और द्वितीयक अल्कोहलिक समूह का ऑक्सीकरण हो रहा है, तब ये आपका कंपाउंड ये बनेगा। ये सिमिलर है आपके एसीटोन से। इसकी तुलना हम क्या करते हैं, एसीटोन से करते हैं। केवल इसमें अंतर ये है कि जो टर्मिनल मिथाइल समूह है उसमें एक एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा लगा हुआ है, OH समूह लगा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं, दो OH है इसलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये नाम इसका दिया गया है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह है वो कीटोन के अंदर ऑक्सीकृत हुआ है। नेक्स्ट इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक समूह का भी ऑक्सीकरण हो जाता है COH समूह में। इसको बोलते हैं मीसो ऑक्सैलिक एसिड। अगेन इसका ऑक्सीकरण होने से हमें ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों विधियां हैं। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का पहले होता है टार्टोनिक एसिड और ग्लिसरिक अम्ल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल दोनों का साथ में ऑक्सीडेशन होता है तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 होता है। इस अभिक्रिया को आप ढंग से देख लें तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। अब यदि हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड है या फेंटन का भी कर्मक है, तो फिर किस प्रकार से उत्पाद बनते हैं उस अभिक्रिया को हम देखते हैं। ये अभिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है। ग्लिसरॉल इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन आपके होगा डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड।
ये प्रोडक्ट बनते हैं और ये फर्दर कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडेंसेशन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, जैसा कि नाम है संघ, कंडेंस। तो दो मॉलिक्यूल होते हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इस अभिक्रिया का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल, इन दोनों का क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है। इस अभिक्रिया का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होने से फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बड़ा अणु बनता है। इसमें 6 कार्बन है, इसको गौर से हम देखें। एक ये सीधी श्रृंखला का अणु है, 6 कार्बन है, 3-3 कार्बन के 2 अणु, इनका कंडेंसेशन हुआ है और इसको शर्करा कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है अल्फा एक्रोस। वैसे ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज कैसा है, Bl फ्रक्टोज। Bl फ्रक्टोज यानी ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। डेक्स्ट्रो और लिमो जो है इक्विमोलर अमाउंट के अंदर इस कंपाउंड में मिक्स है। तो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल का पार्ट जो है डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, ये करीब करीब ये कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स अच्छी तरह से बना लें और आप जो है इसके लिए जो भी इंक्वायरी है वो आप हमसे पूछें। आज हम आपको और नया टॉपिक स्टार्ट करके बता रहे हैं, वो है फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सेकेंडरी के अंदर आपको डिटेल में आपको पढ़ना है। तो वी टेक टुडे द फिनॉल। कुछ इंट्रोडक्टरी फिनॉल के बारे में आपको यहाँ आज डिस्कस अपन करेंगे मिलकर। फिनॉल ये सामान्य स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है फिनॉल का। इस प्रकार से फिनॉल को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है बेंजीन वलय में OH समूह, बेंजीन वलय से यदि अटैच हो OH समूह तो ये फिनॉल कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वो बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, उससे बॉन्डेड हो, तो क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। तो फिनॉल के अंदर एक OH भी हो सकते हैं और बहुत सारे OH भी हो सकते हैं। तो all that the compound containing hydroxy group attached to the benzene nucleus is known as the phenol। जो पेरेंट कंपाउंड है फिनॉल, जिसको हम कहते हैं फिनॉल, उसमें एक हाइड्रोक्सी समूह होता है और बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम है फिनॉल। फिनाइल प्लस OH दैट इज फिनॉल। इसके दूसरे नाम भी है, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको कार्बोनिक अम्ल भी बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। देखो फिनॉल, इसमें इनॉल शब्द जुड़ा हुआ है। इनॉल आप सबने नाम पढ़ा होगा, इनॉल ये एक समावेवता है जिसको हम बोलते हैं चलावेवता, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में 2 फॉर्म होते हैं, एक कहलाता है इनॉल फॉर्म, एक कहलाता है कीटो फॉर्म। तो सामान्यतः जो अल्कोहल्स है उसके अंदर इनॉल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी है एज कंपेयर टू द कीटो फॉर्म। तो कीटो और इनॉल एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन होता रहता है, इसमें अंतर परिवर्तन होता रहता है। एक हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होता है, प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है और साथ साथ में डबल बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच होता है वो किसमें आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इनॉल फॉर्म कहलाता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको कीटो फॉर्म कहते हैं। तो कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर ओरिजिनली जो है एलिफैटिक कंपाउंड्स में
इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है। एक उदाहरण के तौर पे आप समझें इसको, ये कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म में यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप है, और इसके पास में कौन सा है, CH2 समूह है अल्फा कार्बन पर, ये कहलाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसके पास जो हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचे हुए कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन के पास रहेंगे, और ऑक्सीजन जो है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन आपका इस समय इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो यहाँ कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन में कमी आई है उसकी पूर्ति कहां से होगी, पड़ोसी कार्बन से होगी। इस कारण से कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। तो these hydrogen can be replaced as H+. That's why they are acidic hydrogen. ये अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस उपस्थित होता है तो this hydrogen can be moved towards the strong base. So that's why the hydrogen can be shifted to this oxygen, second number carbon, and the double bond is like that. दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पे हो जाता है, नेगेटिव है, ये H+ के रूप में जाता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड तो वही है, इसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वही हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे, these are known as the isomers। ये दोनों कैसे हैं, आइसोमर्स, कैसे हैं, मेटामर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने से ये कहलाता है इन, हम जानते हैं एल्कीन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन कहते हैं, और यहाँ पर एल्कोहल है तो उसको बोलते हैं ऑल। तो these forms can be called as the enol form, और यहाँ पे कीटो है तो इसको क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म। तो ये जो जनरली कीटो इनॉल फॉर्म जो है, इसमें कीटो जो है 98% होता है और ओनली 2% कंट्रीब्यूशन किसका है, इनॉल का है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कीटो फॉर्म। बट इन द केस ऑफ द फिनॉल, इट इज इनॉल फॉर्म। फिनॉल है ये इनॉल फॉर्म है, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन में कौन सा है, OH है, तो ये इनॉल फॉर्म है, ये स्टेबल है। फिनॉल में क्या होता है, इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, 3 डबल बॉन्ड कैसे हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, इसका नाम है 2,4 साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन 1 ऑन, इट इज योर कीटो फॉर्म। तो फिनॉल का जो कीटो फॉर्म है वो लेस स्टेबल है और फिनॉल जो है वो आपका ज्यादा स्थायी है, इसलिए हम क्या है, फिनॉल को उस रूप में लिखते हैं। एक और भी कारण है, आप देखें कि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होने से इसके बीच की जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होती है। तो ये फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। अब टाइप्स ऑफ द फिनॉल, फिनॉल का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के फिनॉल हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, they are classified in the form of monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric। यदि एक OH समूह बेंजीन वाले से जुड़ा है तो हो जाएगा आपके मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसमें क्या हो, केवल एक हाइड्रोक्सी समूह है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये आपने देखा ही है, ये भी फिनॉल है, इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल, ऑल्टो पोजीशन पे है इसलिए इसका नाम है
ऑर्थोक्रिसॉल। यदि CH3 समूह मेटा में हो तो मेटाक्रिसॉल, पैरा में तो पैराक्रिसॉल। सम मोर एग्जांपल्स। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल, इन सभी के अंदर एक OH समूह है। यदि दो OH समूह है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक फिनॉल। कुछ एग्जांपल आप देखें। दो OH समूह है, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। मेटा पोजीशन में भी दो हाइड्रोक्सी समूह है, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पे दो OH समूह है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, और वैसे इसका नाम है क्विनोल। तीन OH समूह है तो इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। तीन हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वाले से जुड़े हैं, जैसे कि 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं पायरेगिनॉल। ये कहलाएगा आपका हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल। वन 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोग्लूसिनॉल। ये कहलाता है क्लोरोग्लूसिनॉल। और इसी प्रकार से तीन से ज्यादा यदि OH समूह होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल। तो ये मैंने कुछ आपको फिनॉल के नॉमेनक्लेचर के बारे में, थोड़ा क्लासिफिकेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इसके कुछ बनाने के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उस मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ और भी मेथड्स हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फिनॉल को बनाने के लिए, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के बनाने की विधियां। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर जिस विधि से फिनॉल बनाया जाता है वह कोलतार से। कोलतार जमीन के अंदर से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके अंदर कोलतार भी होता है, और कोलतार के अंदर कुछ भाग फिनॉल का होता है। ये जो मिडिल और हैवी ऑयल जो होता है इसके अंदर, उसको हम कोलतार के अंदर जो मिडिल लिक्विड होता है और मात्र द्रव होता है, और जिसको हम कहते हैं हैवी ऑयल, उसमें फिनॉल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, और ठंडा जैसे हम उसको करते हैं तो उसके अंदर से नैफ्थलीन भी प्रेजेंट है, तो नैफ्थलीन उसमें से निकल जाता है। कोलतार का जो बीच का भाग है उसको हम क्या करते हैं, सुपर कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा होने से नैफ्थलीन के क्रिस्टल उसमें से बाहर आ जाते हैं। अब पीछे उसके अंदर होता है फिनॉल, तो उस फिनॉल को बाहर लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और फिनॉल कैसा है, फिनॉल है दुर्बल अम्लीय, वीक एसिड है। ये बाद में हम आपको और बताएंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो फिनॉल तो है दुर्बल अम्ल, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्षार डाल देते हैं। तो जैसे हम NaOH इसके अंदर डालते हैं तो एक सॉल्ट बन जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और ये सॉल्ट जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास कोलतार का मात्र द्रव है, उसको ठंडा किया, नैफ्थलीन के क्रिस्टल को अलग कर दिए, ठंडे होने से वो अलग हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या रहा, फिनॉल मात्र द्रव के अंदर। उस फिनॉल को अलग करने के लिए हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सॉल्ट बन गया।
उस सॉल्ट के अंदर क्या करेंगे, उसको हम छान लेंगे और उसको पानी से धोते हैं। कोई अगर इम्प्योरिटीज है उसमें से निकल जाती है। फिर उसके अंदर जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर हमको फिनॉल देता है। रिएक्शन के रूप में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कोल तार के अंदर उपस्थित जो फिनॉल है उसके अंदर हमने क्या किया, NaOH डालते ही इसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, और इसमें से फिनॉल भी हमको बाहर लेना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने से इसमें क्या होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये कोल तार से फिनॉल को बनाने की विधि है। दूसरा मेथड जो है इसका वो है फ्रॉम प्राइमरी एमिन। तो प्राइमरी एमिन, एरोमेटिक प्राइमरी एमिन, ये एरोमेटिक प्राइमरी एमिन जो है इसका नाम है एनिलीन। हमारे पास कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, यहाँ पे मैंने एनिलीन ली है, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कम ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब इसकी अभिक्रिया हम क्या कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl इसके साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, डाईएजोटीकरण होता है और एक लवण बनता है जिसको डाईएजोटाइजेशन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम। इस अभिक्रिया का नाम है डाईएजोटाइजेशन। सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में ये बनता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इज अ सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये केवल और केवल क्या कौन देता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन भी नहीं देते ये अभिक्रिया, क्योंकि जो बनने वाला सॉल्ट है एलिफैटिक के केस के अंदर वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन इन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये टेस्ट भी है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का ये परीक्षण भी है, डाईएजोटाइजेशन, टेम्परेचर कम होना चाहिए और यहाँ पर ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, और जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो फिर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये दो अभिक्रिया मैंने आज आपको यहाँ डिस्कस की है, बताइए आपको, इसको आप अच्छी तरह से देख लें और कल कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है जिससे फिनॉल बनाई जा सकती है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको असाइनमेंट जो दिया है उस असाइनमेंट का आप रेस्पॉन्स दें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरी मेल ID डाली है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रश्न के साथ या मैटर के साथ, ई कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।